दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसकी स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, लेकिन स्टार्ट में जब वो कमजोर होगा तब उसकी बंदी और उसके दोस्तों ने मिलकर उसे मार दिया होगा। लेकिन तब हमारा मेन कैरेक्टर के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर की स्पिरिट को डाल दिया जाएगा, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाने वाला है। उसके पास अचानक से ही उतनी ज्यादा पावर आ जाएगी जिस बंदी की पावरफुल स्पिरिट को उसके अंदर डाला गया है। उसके बाद वो अपने सारे के सारे दुश्मनों से अपना बदला लेगा। इसलिए इस सीरीज को जरूर देखना, ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए एपिसोड 1 को शुरू कर दें। तो एपिसोड 1 की स्टार्ट में हमें सोल फॉरेस्ट को दिखाया जाता है, जो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ पर जो भी इंसान मर जाते हैं ना, उनकी सोल को यहाँ पर लाकर रखा जाता है। उसी सोल फॉरेस्ट के अंदर स्वॉर्ड एम्पायर होता है जो कि इस सोल फॉरेस्ट को संभालता है। वो कहता है चूजन वन आ रहा है। मैंने कई सालों से उसका इंतजार किया, लेकिन अब वो यहाँ पर आने ही वाला है। अब जाकर मेरा इंतजार पूरा होगा। जिसके बाद स्वॉर्ड एम्पायर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर बुक ऑफ हीवन नाम की एक स्पिरिचुअल बुक को बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर कई सारी डिवाइन टेक्निक वगैरह लिखी है और उसके अंदर सभी कुछ चीजों को लिखा जाता है कि कौन बंदा कब मरने वाला है। जिसके बाद हम चेंतियान नाम के एक बंदे को देखते हैं, जिसके साथ वू याओ नाम की एक लड़की होती है। बैटल के दौरान वू याओ को काफी ज्यादा चोट लग गई थी, इसलिए चेंतियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे ठीक कर रहा होता है। चेंतियान असल में बहुत ही ज्यादा कमजोर है। उसने पिछले 6 सालों से अभी तक के अपना ब्रेक थ्रू नहीं किया। सारे लोग उसे कमजोर मानते हैं, लेकिन फिर भी चेंतियान के फादर ने उसकी हर मौके पे मदद की है। चेंतियान के फादर का ही दिया हुआ एक पिल उसके पास होता है, जिस पिल को वो वू याओ को देते हुए कहता है इसका इस्तेमाल करो, इसकी मदद से तुम्हारी जितनी भी चोटें हैं ना वो रिकवर होने लगेगी। तभी वहाँ पर एक और बंदा आता है जो चेंतियान से कह रहा था आजकल ना लूजर भी लोगों की मदद करने चले हैं। खुद के पास तो पावर होती नहीं, लेकिन दूसरों की मदद जरूर करना है। उसे देखकर चेंतियान कह रहा होता है चेनवू आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुम यहाँ पर हो तो इसका मतलब कि तुमने मुझे यहाँ पर फंसाने की कोशिश की है। और जैसा उसका शक होता है वही चीज वहाँ पर हो जाती है। वो या भी यहाँ पर चेनवू के साथ ही थी। वो दोनों मिलकर यहाँ पर अब चेंतियान के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो दोनों यहाँ पर चेंतियान को फंसाने के लिए ही लाए थे। चेनवू कह रहा होता है तुम्हें पता है ना, इस खाई के नीचे सोल फॉरेस्ट है, जहाँ पर इंसान को जब वो मर जाता है तो उसकी सोल को वहाँ पर भेज दिया जाता है। चिंता मत करो, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम यहाँ पर अपनी सोल को लेकर सोल फॉरेस्ट के अंदर जाओगे, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर तुम्हारे फादर भी वहाँ पर आते ही होंगे। मैं उन्हें भी वहाँ पर भेज दूंगा। जिसके बाद वो चेंतियान के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। चेंतियान यहाँ पर कमजोर था और चेनवू और वू याओ मिलकर उसे काफी ज्यादा मार रहे होते हैं। उनके पास चेंतियान से काफी ज्यादा पावर थी। उनसे बचने की चेंतियान काफी कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पर उनसे फाइट नहीं कर पा रहा था। चेनवू कह रहा होता है पता चला ना कि आज पावर का असल फायदा क्या होता है। हम तुमसे ज्यादा पावरफुल थे यहाँ पर, तो देखो हमने तुम्हें बड़ी आसानी के साथ हरा दिया। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। चेंतियान समझ चुका था कि वो अब यहाँ पर इनके चंगुल से नहीं बच सकता। वो उन दोनों से कहता है देख लेना, अगर आज मैं यहाँ पर जिंदा बच गया ना तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। मैं कैसे भी करके तुम लोगों की जान जरूर लूंगा। आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरे फादर के खिलाफ साजिश रचने की? अगर मेरे फादर को भी कुछ हुआ तो देख लेना कि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। लेकिन चेनवू कह रहा होता है वो करने के लिए तुम जिंदा बचोगे तब ना। जिसके बाद वो उसे मार कर सीधा खाई के नीचे फेंक देता है, जहाँ पर सोल फॉरेस्ट है। जैसे ही चेंतियान नीचे जाता है, चेनवू सीधा वू याओ को भी उसके नीचे फेंक देता है। वो कहता है मैं तो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था, मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं है, तो तुम भी जाओ नीचे। अब जैसे चेंतियान सोल फॉरेस्ट के अंदर आता है, वहाँ पर स्वॉर्ड एम्पायर आता है, जो चेंतियान से कह रहा था आखिर तुम आ ही गए, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। मैं यहाँ पर तुम्हें रीइंकार्नेशन देने वाला हूँ। ये मौका 100 साल में सिर्फ एक ही बंदे को मिलता है, जो कि वो तुम हो। तुम ही चोजन वन थे, इसलिए तुम्हें रीइंकार्नेशन का मौका मिलेगा। जिसके बाद वो बुक ऑफ हीवन को वहाँ पर ओपन कर देता है। उस बुक ऑफ हीवन के अंदर हम एक दूसरे वर्ल्ड को देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर था। उसने अपने मार्शल रैन को भी ब्रेक थ्रू कर लिया था। सारे लोग उस बंदे की वाहवाही कर रहे होते कि वाह तुमने यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके इस पूरे के पूरे सेट के अंदर अपना नाम नंबर 1 पे लिखा लिया, ये तो कमाल ही हो गया। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर बुक ऑफ हीवन आ जाती है, जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को अपने
अपने अंदर डाल लेती है और अपने अंदर डालने के बाद वो उसकी सोल को निकालकर सीधा चैंतियान के अंदर ट्रांसफर कर देती है, क्योंकि उस बंदे का टाइम लिखा चुका था कि आज वो यहाँ पर मरेगा। लेकिन जैसे वो मरा होता है ना, स्वॉर्ड एम्पायर ने उसकी सोल को स्वाइप करते हुए उसे चैंतियान के अंदर डाल दिया था। अब यहाँ पर जैसे ही चैंतियान के पास उस पावरफुल बंदे की सोल गई है तो उसकी सारी की सारी पावर चैंतियान के अंदर ट्रांसफर हो चुकी है। जहाँ वो एकदम ज्यादा कमजोर था, उसने 6 साल से अपना ब्रेक थ्रू नहीं किया था, उसके पास ऐसे बंदे की पावर आ गई जिसने अपने मार्शल रैल्म को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। इस वजह से सेकंड भर के अंदर चैंतियान बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। स्वॉर्ड एम्पायर कह रहा होता है, मैंने यहाँ पर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी, अब तुम इतने ज्यादा पावरफुल बन चुके हो कि दुनिया में तुम्हारे कोई भी दुश्मन क्यों ना रहे, तुम सारे के सारे दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हो, कोई भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। जिसके बाद हमें यहाँ पर स्वॉर्ड एम्पायर के असल प्लान का मतलब मालूम पड़ता है। उसने यहाँ पर जानबूझकर चैंतियान की सोल को एक पावरफुल बंदे के साथ मर्ज कर दिया था ताकि वो उन दोनों को मारकर एक साथ उनकी पावर को एब्जॉर्ब कर सके। वो कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतनी आसानी के साथ तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दूंगा? मेरा तो यही प्लान था कि मैं जब तुम पावरफुल बन जाओगे तो उसके बाद तुम्हारी सारी की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लूं। और देखो यहाँ पर मेरा प्लान कामयाब हो रहा है, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। वो चैंतियान की सारी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते जा रहा था। पर तब जिस पावरफुल बंदे की स्पिरिट चैंतियान के अंदर गई थी ना, वो स्पिरिट वहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। उस स्पिरिट ने एक्टिवेट होते साथ ही अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से चैंतियान भी वहाँ पर होश में आ जाता है। होश में आते साथ ही उसके पास मार्शल रैल्म की पावर आ चुकी थी। वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए स्वॉर्ड एम्पायर के साथ ही फाइट करने के लिए तैयार होता है। यहाँ पर चैंतियान तो बिल्कुल पावरफुल दिखाई दे रहा था। वो सीधा स्वॉर्ड एम्पायर के साथ ही भिड़ जाता है, जिसके सामने तो स्वॉर्ड एम्पायर को भी टिकने में परेशानी हो रही थी। स्वॉर्ड एम्पायर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर चैंतियान से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन चैंतियान जिसके पास अब 2 स्पिरिट की पावर थी, वो बड़ी आसानी के साथ स्वॉर्ड एम्पायर से लड़ रहा था। स्वॉर्ड एम्पायर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, चैंतियान इतना ज्यादा पावरफुल हो गया होता है कि स्वॉर्ड एम्पायर भी उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। स्वॉर्ड एम्पायर कहता है, मेरे हाथ की बनाई हुई कठपुतली आज मेरे ही खिलाफ हो गई, बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद उसने वहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। लेकिन चैंतियान कह रहा होता, तुमने मुझे यहाँ पर दोबारा से जिंदा करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं सबसे पहले तुम्हारी ही जान लूंगा। जिसके बाद वो इतना ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक स्वॉर्ड एम्पायर के ऊपर कर देता है कि स्वॉर्ड एम्पायर उस अटैक को झेल नहीं पाता और उसकी वहाँ पर जान चली जाती है। चैंतियान ये देखकर बिल्कुल भी हैरान था कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो ठीक तरह से किसी स्वॉर्ड को भी संभाल नहीं पाता था और आज देखो मैंने यहाँ पर स्वॉर्ड एम्पायर को हरा दिया, जो कि मुझसे कई गुना ज्यादा पावरफुल था। न जाने अचानक से मुझे क्या हो गया, मेरे पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आई। लेकिन कुछ भी हो, ये जगह कौन सी है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे सबसे पहले चेन वू और बाकियों से अपना बदला लेना है, इसलिए मुझे सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। साथ ही बुक ऑफ हेवन जो थी, उसकी भी सारी की सारी पावर अब चैंतियान के अंदर जा चुकी थी। वो पावर जाने के बाद उसे एक सोल रिंग भी मिलती है, जिसके अंदर वो कई सारी चीजों को रख भी सकता है और ऑलरेडी उसके अंदर बहुत ही ज्यादा रेड ट्रेजर भरे हुए हैं, जिनका इस्तेमाल आगे चलकर चैंतियान कर पाएगा। अब चैंतियान सोल फॉरेस्ट के अंदर जैसे ही आगे बढ़ा होता है ना, आस पास जो भटकती हुई सोल थी वो चैंतियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है कि हम यहाँ पर सालों से फंसे हुए हैं और ये बंदा अचानक से आया यहाँ पर और ये कैसे वापस जा रहा है। इसलिए वो चैंतियान को मारने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो उसे यहाँ से बाहर जाने ही ना दे। चैंतियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सारी की सारी सोल से फाइट कर रहा होता है। उसने वहाँ पर अपने मार्शल रैल्म की स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लिया था। उस स्वॉर्ड को बाहर निकालते साथ ही सारी की सारी भटकती हुई सोल उस स्वॉर्ड के ऑरा के प्रेशर से ही वहाँ पर खत्म हो जाती है। चैंतियान को तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन वो स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसे चैंतियान खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके अंदर जो स्पिरिट गई है वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन चैंतियान की बॉडी उतनी पावरफुल नहीं कि वो इतनी जल्दी इतनी भयानक पावर को स्टेबल कर सके। इसलिए वो कहता है मुझे यहाँ पर बैठ कर थोड़ा जो एनर्जी मेरे अंदर से बाहर निकल रही है उसे स्टेबल करना पड़ेगा। इसलिए वो सबसे पहले वहीं पर बैठ जाता है और जितनी भी एनर्जी उसके अंदर से बाहर निकल रही थी उसे स्टेबल करने की कोशिश करता है, जिस वजह से तो चैंतियान ने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था और अब वो मार्शल रैल्म से सीधा सामुराई रैल्म पे प्रमोट हो गया होता है। चैंतियान कह रहा था पिछले 6 सालों में मैंने कभी भी अपना ब्रेक थ्रू नहीं किया था और आज देखो मैंने करीब 1 मिनट लगाया होगा, 1 मिनट के अंदर मैंने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है। न जाने अचानक से ये मेरे साथ क्या हो गया, लेकिन जो भी हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। मैं खुद को पहले से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल महसूस कर पा रहा हूँ। साथ ही जो उसके पास पावर आई थी ना, उसकी मदद से वो दूर दूर तक के अगर कोई बंदा वहाँ पर खड़ा है और वो क्या कर रहा है इसके बारे में भी जान सकता था। उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंतियान यहाँ का रास्ता क्लियर करने के बाद सोल फॉरेस्ट के अंदर से बाहर निकलने की
की कोशिश करता है और काफी देर की मेहनत के बाद वो सोल फॉरेस्ट के बाहर आज भी चुका था। बाहर आने के बाद वो अपनी सोल रिंग को देख रहा होता है कि आखिर इसके अंदर कैसे कैसे ट्रेजर रखे हुए हैं। उसके अंदर से सबसे पहले एक पावरफुल स्वॉर्ड बाहर निकल कर आती है जो कि कमाल की थी। उसी के साथ साथ उसके अंदर 2 हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक वाली किताबें भी होती है जिन्हें आगे चलकर चैंपियन कल्टीवेट कर सकता है। वो कहता है इतनी खतरनाक टेक्निक तो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी थी जो कि मेरी सोल रिंग के अंदर ही मौजूद है। ये तो कमाल ही हो गया। लगता है आज ऊपर वाला मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा मेहरबान था, तभी आज सारी चीज मेरे साथ अच्छी ही हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो स्वॉर्ड एम्परर कौन था, लेकिन जो भी था मेरा फायदा करके चला गया। जिसके बाद चैंपियन उस हेवनली टेक्निक को सीखने के बाद उसे ट्राई करने की कोशिश करता है। वो जैसे अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है ना, उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसके ऑरा से ही सामने रखा हुआ पहाड़ 2 हिस्सों में कट जाता है। इतनी पावर आ चुकी थी चैंपियन के पास। पर तभी चैंपियन को ऐसा महसूस हो रहा होता है कि मेरे आसपास कोई है जो मेरे तरफ ही बढ़ते हुए आ रहा है, इसलिए वो वहाँ पर चौकन्ने हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर जैंग नाम का एक बंदा आ चुका था। वो वहाँ पर आने के बाद चैंपियन से कहता है आखिर तुम हो कौन और मेरे इलाके में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये पूरा इलाका जहाँ पर चैंपियन मौजूद था वो सोल फॉरेस्ट से तो बाहर निकल चुका था, लेकिन जिस इलाके में वो अभी मौजूद था वो इस जैंग नाम के बंदे का था। उसे देखकर चैंपियन कह रहा होता है ये बंदा हाल फिलहाल तो मुझसे ज्यादा पावरफुल है, इसकी कल्टीवेशन पावर मुझसे ज्यादा है, लेकिन अगर फाइट हुई ना तब भी मैं इसे यहाँ पर आसानी के साथ तो लगता है हरा दूंगा। जैंग चैंपियन से कह रहा होता है बच्चे मुझे तो यहाँ पर तुम कोई कमजोर डिसाइबल लग रहे हो, तुमने यहाँ पर पहाड़ तोड़कर अच्छा नहीं किया। इधर आओ और मेरे जूतों पे अपनी राख रगड़ते हुए मुझसे माफी मांगो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, वरना मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं छोड़ने वाला है। जिस पर चैंपियन कहता है क्या मैं तुम्हारे बाप का कोई नौकर हूँ, जो तुम कहोगे वो मैं मान लूंगा। जिसके बाद चैंपियन ने अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए जैंग के साथ फाइट करना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो जैंग का दिमाग बौखला जाता है कि ये कमजोर आदमी मेरे सामने आकर मुझसे जबान लड़ा रहा था। जिसके बाद अब देखते ही देखते चैंपियन और जैंग के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। वो कह रहा होता है ये बंदा तो मुझे कमजोर लग रहा है, लेकिन असल में जो इसके पास स्वॉर्ड है ना वो सामुराई रेल्म वाली है, आखिर इसके पास स्वॉर्ड कैसे आई। लेकिन खैर कोई ना, मैं इसे बड़ी अच्छी तरीके से मजा चखा सकता हूँ। वो लगातार कई सारे अटैक चैंपियन पे करते जा रहा था, लेकिन चैंपियन जैसे उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है उसके सामने अचानक में एक लड़की आ चुकी थी जिससे चैंपियन टकराने वाला होता है, इसलिए वो उसे गोद में उठाकर जमीन पे रख देता है। उस लड़की का नाम लुयान था। लुयान तो चैंपियन को देखकर हैरान रह जाती है कि आखिर ये बंदा कौन सा अचानक से मेरे सामने आ टपका। जिसके बाद चैंपियन दोबारा से जैंग के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। इस चीज को देखकर लुयान समझ चुकी थी कि जो भी ये चैंपियन बंदा है ना वो कमजोर नहीं है। जैंग के साथ फाइट करना मतलब कि एक पावरफुल बंदे के साथ फाइट करना, जैंग की पावर कम नहीं है और ये चैंपियन उसे आसानी के साथ टक्कर दे रहा है। इसका मतलब साफ है कि चैंपियन भी कमजोर नहीं है। चैंपियन जैंग से कह रहा होता है देखो मैंने तब से सोचा था कि तुम यहाँ पर मुझ पर ना जानलेवा अटैक नहीं करोगे, लेकिन अब तुमने यहाँ पर अपनी हद पार कर दी है। इसलिए मैं साथी जैंग जो होता है ना चैंपियन के अटैक की वजह से उसे चोट लग गई थी और उसके चेहरे से खून निकल रहा होता है। वो कहता है लाइफ में पहली बार किसी बंदे ने मुझ पे अटैक किया जिस वजह से मुझे खून बाहर निकला है, इसलिए अब आज इस चैंपियन की जान नहीं बचने वाली, मैं अपने हाथों से इसकी जान लूंगा। वो वहाँ पर अपनी एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और इसका इस्तेमाल करते हुए उसने एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक चैंपियन पे कर दिया था। लेकिन उसका सबसे खतरनाक अटैक चैंपियन को तो छू तक नहीं पाया था। उसके नजदीक आने से पहले ही वो अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया होता है, इतनी पावर थी चैंपियन के पास। इसके बाद चैंपियन ने भी अपनी सामुराई रेल्म वाली स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो जैंग को हरा सके। वो जैंग के ऊपर कई सारे अटैक करने के बाद उससे कहता है बच्चे फ्यूचर में कभी बाद में मिलना, मैं तुम्हें अगली बार भी मजा चखाऊंगा, लेकिन अभी मुझे कुछ और भी काम है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जैंग कह रहा था देख लेना अगर फ्यूचर में कभी हमारी मुलाकात हुई ना तो मैं उसी दिन तुम्हारी जान ले लूंगा, मैं अपनी बेइज्जती ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसके बाद चैंपियन जंगल के रास्ते होते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। हम एक जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक डिमोनिक वुल्फ था, साथ ही वहाँ पर कई सारे डिसाइपल भी होते हैं जो यहाँ पर उसी वुल्फ का शिकार करने के लिए आए थे, क्योंकि उनके सेक्ट ने उन्हें ऑर्डर दिया था कि उन्हें यहाँ पर बीस्ट का शिकार करना है। यही उनका एक हंटिंग बीस्ट कंपटीशन होने वाला था। उसी कंपटीशन को करने के लिए वहाँ पर कई सारे डिसाइपल आए होते हैं, जिसमें से कोई इनर डिसाइपल थे, कोई आउटर डिसाइपल थे, लेकिन सभी एक ही सेट से आते थे। उन लोगों को यहाँ पर बीस्ट को मारना है और उसकी स्पिरिट को कलेक्ट करना है। वो स्पिरिट जितना भी कलेक्ट करेंगे उसके बदले उन्हें उनके सेट के अंदर से खास चीजें मिलने वाली थी, जैसे कोई टेक्निक या कोई वेपन वगैरह हो गया। इसलिए वो सारे लोग यहाँ पर मिलकर उस डिमोनिक वुल्फ को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि ये डिमोनिक वुल्फ सबसे ज्यादा पावरफुल था। वो लोग वहाँ पर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो लोग डिमोनिक वुल्फ का मुकाबला नहीं कर पा रहे होते हैं। इसलिए एक बंदा जैसे डिमोनिक वुल्फ के ऊपर अटैक करता, बाकी लोग भी वहाँ पर आकर एक एक करते हुए डिमोनिक वुल्फ के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे,
लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। वो डिमोनिक वुल्फ बड़ा ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। वहाँ पर इवियान नाम की एक लड़की आती है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वुल्फ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी पावर वुल्फ जो होता है मिस बैलेंस कर देता है, जिस वजह से तो वो लड़की वहाँ पर से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने के बाद वो वुल्फ तो सीधा इवान के ऊपर ही अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे वो इवान के ऊपर अटैक करता उससे पहले वहाँ पर चैंतियान आ गया होता है, जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इवियान को वहाँ पर बचा लेता है। उसे देखकर तो इवियान काफी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि चैंतियान ने इतना खतरनाक अटैक वुल्फ के ऊपर किया था कि उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। इवियान समझ चुकी थी कि ये चैंतियान कोई मामूली बंदा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो चैंतियान से अपने बाकी साथियों को भी मिला रही होती है, सभी के नाम बताती और उनका पावर लेवल बता रही होती कि कौन कितना पावरफुल है। साथ ही वो बताती कि हम यहाँ पर हंटिंग मिशन पे आए थे जो हमें सेट ने हमें दिया था। चैंतियान जैसे ही उन्हें अपना नाम बताता है वो लोग सोच रहे थे अरे ये तो वही चैंतियान लूजर है ना जिसके पास कोई पावर नहीं थी, लेकिन अचानक से इसके पास पावर कैसे आ गई जो इसने वुल्फ के ऊपर इतना खतरनाक अटैक कर दिया। हमने तो सुना था कि चैंतियान कुछ दिनों पहले मर चुका था, लेकिन ये तो वापस आ चुका है। जिसके बाद अब देखते ही देखते सारे के सारे डिसाइपल मिलकर फिर से डिमोनिक वुल्फ के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इस बार भी उनका अटैक कोई भी कारगर नहीं साबित होता। उन्हीं में यान होंग नाम का एक बंदा भी होता है जो चैंतियान को देखकर ये सोच रहा था कि हम लोग कब से यहाँ पर डिमोनिक वुल्फ को मारने की कोशिश कर रहे हैं, हमने उसकी थोड़ी बहुत हालत भी खराब कर दी है। और इस चैंतियान को देखो यहाँ पर गलत टाइम पे आया और डिमोनिक वुल्फ को मारने के बाद ही हमसे क्रेडिट भी लेने की कोशिश करेगा। मैं ऐसा नहीं होने देने वाला है। जिसके बाद वो डिमोनिक वुल्फ की तरफ अटैक करते हुए उसका ध्यान अपनी तरफ करता है और अपनी तरफ ध्यान करने के बाद वो सीधा सीधा चैंतियान के सामने से होकर गुजर जाता है, जिस वजह से तो डिमोनिक वुल्फ ने चैंतियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, पर चैंतियान एक ही स्लैश अटैक में उस डिमोनिक वुल्फ को वहाँ पर ढेर कर देता है। उसके अंदर से उसकी स्पिरिट बाहर निकल कर आ चुकी थी। उन लोगों में जुआन नाम का एक आदमी भी होता है जो उस वुल्फ का जो स्पिरिट निकला था उसे चैंतियान को देते हुए कहता है सीनियर ब्रदर इसे आप ही रख लो, क्योंकि हम वैसे भी काफी टाइम से मेहनत कर रहे थे, हम तो इसे नहीं मार पाए, लेकिन आपने इसे मारा है तो ये स्पिरिट भी आपकी ही होती है। यान होंग को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो सभी से कहता है ऐसा नहीं हो सकता, हमने काफी देर से मार मार कर इस वुल्फ की हालत खराब कर दी थी, तभी इसके एक अटैक से ये वुल्फ यहाँ पर मर गया और तुम यहाँ पर सीधा का सीधा स्पिरिट निकाल कर इस चैंतियान को दे रहे हो। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। जुआन कह रहा था तुम लोग पागल हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अगर चैंतियान यहाँ पर नहीं आया था तो हम सब भी मारे गए होते, और इस डिमोनिक वुल्फ को मारने की तो बात छोड़ ही दो, उसे तो हम कभी मार ही नहीं सकते थे। इसलिए मैंने सही फैसला लिया है, ये स्पिरिट चैंतियान की ही होती है। यान होंग कह रहा था देख लेना, अगर ये स्पिरिट मुझे नहीं मिली ना तो मेरा भाई तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो तुम सबको देख लेगा। चैंतियान कहता है जैसा गधा तू है ना वैसा ही गधा तेरा भाई भी होगा, मैं तेरे भाई से भी नहीं डरता, जा बुला के लेके आ जा जिसको बुलाना है। यान होंग कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें करने की, अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, तुझ जैसे कचड़े की कोई औकात नहीं कि मेरे भाई के बारे में ऐसी बात करे। जो सुनकर चैंतियान कहता है देखो मैं तुम्हें यहाँ पर ना थोड़ा बहुत मारता और जिंदा छोड़ देने वाला था, लेकिन जब तुमने मुझे कचड़ा कह दिया ना तो मैं तुम्हारी यहाँ पर जान नहीं बख्शूंगा। वो यान होंग के ऊपर अटैक भी नहीं करता, बस अपनी आधी स्वॉर्ड निकालता है और उसे वापस रख लेता है। इतना ही काफी था यान होंग के लिए अपने प्राण त्याग देने के लिए, जिस वजह से वो वहाँ पर मर गया होता है। उसके मरने के बाद चैंतियान उसके पास जो भी चीज होती ना वो सबको रख लेता है। कुछ टेक्निक वगैरह की किताबें उसे मिली थी। जुआन और बाकी लोग कह रहे थे चैंतियान तुमने इस यान होंग को मारकर बहुत अच्छा काम किया, ये बंदा हमें बहुत ज्यादा बुली करता था, अब हमें इसकी बुली नहीं सहनी पड़ेगी। सभी लोग वहाँ पर चैंतियान का शुक्रिया कर रहे होते हैं। साथ ही वो उससे ये भी कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पर और बीस्ट को मार पाएंगे, लेकिन क्या तुम हमारी यहाँ पर मदद करोगे? अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम इस जंगल के सारे बीस्ट को मार सकते हैं, उसके बाद हम तुम्हें भी ले जाएंगे अपने हेवनली पवेलियन के अंदर। वहाँ जाकर तुम इन बीस्ट के स्पिरिट के बदले कोई भी खास चीज जो अच्छी लगे वो ले सकते हो। तो बताओ तुम्हारा क्या कहना है, तुम हमारे साथ हेवनली पवेलियन के अंदर जाना पसंद करोगे? जिस पर चैंतियान कहता है नेकी और पूछ पूछ आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम सबको पूरा जंगल घुमाता हूँ और सारे के सारे बीस्ट को आज हम मार डालेंगे। दूसरी तरफ हम चैंतियान के घर का सीन देखते हैं। वहाँ पर उसके जितने भी अंकल होते हैं उनके यहाँ आना जाना लगा होता है, क्योंकि सभी को ये लग रहा था कि चैंतियान मर चुका है। इसलिए सारे अंकल वगैरह जो थे चैंतियान के वो लोग वहाँ पर मिलने के लिए आ रहे होते हैं। साथ ही उन लोगों का अलग से प्लान भी चल रहा था। सेकंड और फोर्थ अंकल जो होते हैं वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि हमारे जो थर्ड अंकल है ना वो भी हमारे साथ हो चुके हैं, इस वजह से चैंतियान के फादर बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। यही हमारे पास सबसे अच्छा मौका है उन्हें गद्दी से बाहर फेंक देने का। उसके बाद चैन फैमिली की सारी चीजें हमारी मुट्ठी में होगी, हम चैन फैमिली को चलाएंगे। ऊपर वाले ने हमें ये बहुत अच्छा मौका दिया है चैन फैमिली को अपने कंट्रोल में लेने का। 20 साल तक के हमने चैंतियान के फादर के टॉर्चर को झेला है, अब बारी आ चुकी है उसे भी सबक सिखाने की। दूसरी तरफ चैंतियान ने
तो बीस्ट को मार मार कर उनका ढेर लगा दिया था। कई सारे बीस्ट को उसने तो बस चुटकियों में ही मार दिया होता है। सारे लोग हैरान थे कि क्या ये वही लूजर चैंपियन है जो पहले इतना ज्यादा कमजोर हुआ करता था, लेकिन अब तो ये इतना पावरफुल है कि सामुराई रैल्म वाला बंदा भी कोई इसके सामने ना टिक सके। हमारे इनर आउटर डिसाइपल की तो बात ही छोड़ दो, वो तो इसके सामने खड़े तक नहीं हो सकते। लेकिन अचानक से ये इतना पावरफुल कैसे हो गया, हमें तो समझ नहीं आ रहा। चैंपियन कह रहा होता है मेरे ख्याल से हमने कई सारे बीस्ट को मार दिया है, अब टाइम आ चुका है सेक्ट में वापस जाने का। तो चलो सेक्ट में वापस चलते हैं ताकि इन बीस्ट को एक्सचेंज कर सके। जिसके बाद वो सभी वहाँ से हीवनली पवेलियन में आ चुके थे ताकि स्पिरिट बीस्ट के बदले वो लोग टेक्निक या वेपन वगैरह खरीद लेंगे। जैसे वो वहाँ पर आते हैं, हीवनली पवेलियन के पास जो एक खड़ा बंदा होता है वो चैंपियन को देख कर कह रहा था, अरे चैंपियन तुम जिंदा हो, मुझे तो लगा था कि तुम कब का मर चुके हो, सारे तरफ तुम्हारे मरने की खबर फैल चुकी है। जो सुनकर चैंपियन को इतना गुस्सा आता है कि वो उसका एक लाठी उठाकर उस बंदे को मार देता है और उससे कहता है आगे से कभी ऐसी बातें की ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तभी हीवनली पवेलियन के अंदर से आवाज आती है, वहाँ की जो गार्डियन होती है वो सभी से कह रही होती है, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे हीवनली पवेलियन के बाहर झगड़ा करने की, जल्दी से अंदर आओ, क्या तुम लोगों को रूल नहीं पता है। इसके सारे लोग जल्दी से अंदर आते हैं और हीवनली पवेलियन की जो मास्टर होती है उससे माफी मांग रहे होते हैं कि मास्टर हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि यहाँ पर फाइट वगैरह करना अलाउड नहीं है। मास्टर कह रही होती है जल्दी से तुमने जितने भी बीस्ट का स्पिरिट लेकर आया ना उसे यहाँ पर रख दो, उसके बदले मैं तुम्हें पावरफुल स्पिरिचुअल पिल दे दूंगी। सारी स्पिरिट को लेने के बाद वो कुछ स्पिरिचुअल बॉटल वहाँ पर रख देती है जिसके अंदर कई सारी स्पिरिचुअल पिल को रखा गया है। वो कहती है सब अपनी अपनी बॉटल उठा लो, जितने स्पिरिट को कलेक्ट किया है उस हिसाब से उसे बॉटल मिलेगी। लेकिन हाँ मैं महसूस कर पा रही हूँ कि तुम में से एक बंदा है जो सामुराई रैल्म के ऊपर है, इसलिए सिर्फ वो बंदा फर्स्ट फ्लोर पे जा सकता है। वहाँ जाने के बाद उसे जो टेक्निक पसंद आएगी वो वहाँ की टेक्निक ले सकता है, बाकी लोगों को ग्राउंड फ्लोर के अंदर से ही कुछ लेना होगा तो वो ले सकता है। लेकिन याद रखना ये सिर्फ 1 महीने के लिए होगा, 1 महीने के अंदर तुम्हें सारी की सारी टेक्निक वाली किताबें वापस करनी है, वरना अगली बार से तुम्हारे पर पेनल्टी लगेगी। इससे सारे लोग सबसे पहले उन स्पिरिचुअल पिल को आपस में बांट लेते हैं, उसके बाद सभी नीचे रुक जाते हैं और चैंपियन फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए निकल जाता है ताकि वो देख सके कि उसके लायक की यहाँ पर कौन कौन सी टेक्निक मौजूद है जो उसे पावरफुल बनाने में मदद करेगी। उसे वहाँ पर कई सारी टेक्निक दिखाई देती है जो कुछ खास थी और कुछ नॉर्मल वगैरह थी। जो उसे नहीं पसंद आती वो उन्हें साइड कर रहा होता है, लेकिन तब उसे वहाँ पर 2 टेक्निक दिखाई देती है जो कि बहुत ही ज्यादा खास थी। उनमें से एक स्वॉट टेक्निक होती है और दूसरी वाली बॉडी आर्मर टेक्निक होती है। उसका इस्तेमाल करते हुए चैंपियन के पास एक मार्शल लेवल का बॉडी आर्मर आ जाएगा, जिसकी मदद से अगर कोई बंदा उसके पर अटैक करे तो वो अटैक का असर उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कम होने वाला है। चैंपियन को ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, इसलिए वो डिसाइड कर लेता है कि वो दोनों टेक्निक को रखेगा, एक आर्मर वाली और दूसरी स्वॉर्ड वाली। जैसे ही वो हीवनली पवेलियन की मास्टर के पास आकर उन्हें दोनों टेक्निक वाली किताब दिखाता है, वो कहती है क्या तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम्हें पता भी है इन दोनों को सीखने में ना करीब सालों निकल जाते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है, क्या तुम 1 महीने के अंदर इन दोनों टेक्निक को सीख भी पाओगे। चैंपियन कह रहा था 1 महीना आपने बहुत ज्यादा दे दिया, मेरे लिए 15 दिन भी काफी होंगे इन दोनों टेक्निक को मास्टर करने के लिए, आप बेफिक्र रहे, मैं 15 दिन के अंदर ही आपको ये किताबें लाकर दे दूंगा। जो सुनकर तो मास्टर भी हैरान रह जाती है, वो सोचने लगती है कि क्या ये चैंपियन सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है या फिर ये सच कह रहा था कि ये 15 दिन के अंदर इन दोनों हाई लेवल के टेक्निक को कल्टीवेट करते हुए सीख सकता है। अगर ऐसा है तो ये चैंपियन कोई नॉर्मल बंदा तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए तब भी वो दोनों किताबें चैंपियन को दे देती है, जिसके बाद चैंपियन एक गुफा के अंदर आ जाता है, जहाँ आने के बाद वो बड़े आराम के साथ 15 दिन गुजारेगा और इन 15 दिन के अंदर वो दोनों टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश करेगा। वहाँ आने के बाद वो उन टेक्निक को सीखना स्टार्ट कर देता है ताकि वो जल्द से जल्द इन टेक्निक को सीख सके। जैसे जैसे वो टेक्निक सीख रहा था उसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा होता है और करीब 5 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उसने बॉडी आर्मर टेक्निक के फर्स्ट लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिस वजह से उसके पास बॉडी आर्मर तो आ जाता है लेकिन वो पूरा फुल नहीं था, वो थोड़ा सा ही था। चैंपियन को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एक फुल बॉडी आर्मर के हासिल करने के लिए। चैंपियन कहता है 5 दिनों की मेहनत के अंदर इतना हो गया, वो भी मेरे लिए बहुत है, मेरे पास अभी थोड़े दिन और बचे हैं, मैं लगातार यहाँ पर ट्रेनिंग करता हूँ, उसकी मदद से मैं दोनों टेक्निक में मास्टरी हासिल कर लूंगा। साथ ही वो स्वॉट टेक्निक को भी काफी अच्छे से सीख चुका था। एक बार वो स्लैश अटैक करे तो एक साथ कई सारे स्लैश अटैक निकल रहे होते हैं, जिस वजह से तो पहाड़ के पहाड़ बस एक अटैक के अंदर टूटते जा रहे थे। ऐसे ही कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद चैंपियन ने अपने बॉडी आर्मर टेक्निक को भी काफी हद तक के कल्टीवेट कर ही लिया था। वो दोनों की दोनों टेक्निक में एक हिसाब से मास्टर बन ही गया होता है और उसे ज्यादा दिन भी नहीं लगे थे, करीब 15 ही दिन लगे होंगे दोनों टेक्निक को अच्छी तरह से सीखने के लिए। और इतनी हाई लेवल की टेक्निक सीखने की वजह से चैंपियन ने जहाँ अपना सामुराई रैल्म बस 1-2 दिन पहले ब्रेक थ्रू किया था, वो सामुराई रैल्म के भी 7th लेवल पे पहुंच जाता है। थोड़ा सा और ब्रेक थ्रू करने के बाद वो सामुराई रैल्म को भी ब्रेक थ्रू करते हुए आगे निकल जाएगा। चैंपियन कह रहा होता है मैं
मैं वही लूजर था जिसने 6 साल तक के अपना ब्रेक थ्रू नहीं किया। सारी दुनिया ने मुझे लूजर का टाइटल दे दिया था सभी, लेकिन देखो करीब 1 महीना ही हुआ होगा मुझे, और इन 1 महीने में मैं इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ कि लोग अपनी सालों की जिंदगी लगा देते हैं, इतना पावरफुल नहीं बन पाते हैं। लेकिन ये तो मेरे कल्टीवेशन में पावरफुल बनने की सफर की शुरुआत ही है। मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला, मुझे खुद को और ज्यादा पावरफुल बनाना है। मुझे याद है कि कैसे मेरे दुश्मनों ने मेरी जान ली थी। मैं सारे के सारे दुश्मनों से अपना बदला सूद समेत लेने के लिए आ रहा हूँ, चाहे कोई भी मेरे सामने क्यों ना आ जाए। मैं खुद को इतना पावरफुल बनाना चाहता हूँ कि मैं सेट के सेट को एक बार में ही खत्म कर दूं। अब वो दिन दूर नहीं, मैं मेहनत करते रहूं तो खुद को इतना पावरफुल बना लूंगा। अब बारी है मुझे मेरे दुश्मनों को देखने की कि आखिर वो लोग कितने पावरफुल हैं, क्या वो लोग मेरे सामने खड़े होने के लायक भी हैं या फिर नहीं, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि मेरे दुश्मन मेरे सामने खड़े होने के भी लायक होंगे। लेकिन जैसे ही चैंतियान गुफा के बाहर आता है, वहाँ पर हान फेंग नाम का एक बंदा आ चुका था जो ईवियान और बाकी डिसाइपल को परेशान कर रहा होता है। शायद वो बंदा यान होंग का ही दोस्त था, उसके मरने का ही बदला लेने के लिए वो यहाँ पर आया था। वो ईवियान से कह रहा होता है तुमने मेरे दोस्त को मार डाला, इसलिए अगर यहाँ पर अपनी जान की खैर चाहती हो तो मेरे पास आ जाओ। अगर तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूंगा, वरना यान होंग की तरह तुम लोगों को भी मार डालूंगा। तभी वहाँ पर चैंतियान आ जाता है। ईवियान सारी बात उसे बताती है कि ये हान फेंग कैसी कैसी बातें उससे कह रहा था, जो सुनकर तो चैंतियान के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो हान फेंग से कह रहा होता है बहुत ज्यादा नहीं उछल रहे तुम्हें इतनी ही ज्यादा गर्मी हो रही है ना, तो आओ बैटल एरिया के अंदर, मैं तुम्हारी सारी की सारी गर्मी उतार देता हूँ। हान फेंग कह रहा होता है बच्चे तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ, मैं अपने सेट का 8वें नंबर का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर हूँ। अच्छे लोग मुझसे डरते और तू यहाँ पर मुझसे पंगा लेना चाहता है, ठीक है आजा बैटल एरिया के अंदर, मैं तुझे दिखा देता हूँ कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए बैटल एरिया के अंदर आ चुके थे। हान फेंग वहाँ पर चैंतियान से कह रहा होता है चैंतियान पता है ना, ये राउंड जो होगा वो हार या जीत का नहीं होगा, बल्कि एक दूसरे की जान का होगा। जो मरेगा वो हारेगा, जो जिंदा रहेगा वो जीतेगा। क्या तुम्हें ये राउंड मंजूर है? चैंतियान वहाँ पर थोड़ा ये भी सोच रहा होता है कि ये हान फेंग तो सेट का अपने 8 लेवल का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है, हो सकता है यहाँ पर इसके साथ फाइट करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन कोई बात नहीं, लगता है कि मुझे इसके साथ फाइट करने में मजा बहुत आएगा। वहाँ पर मौजूद सारे लोग कह रहे थे चैंतियान तो बड़ा ही बेवकूफ है, उसे पता नहीं कि ये हान फेंग किस तरह का बंदा है, और सीधे उसने इससे जान वाला चैलेंज लगा दिया। हम सब पहले से ही जानते कि यहाँ पर आज बेचारा चैंतियान तो मारा ही जाएगा, लेकिन ईवियान वहाँ पर चैंतियान को मोटिवेट कर रही थी कि चैंतियान तुम कर सकते हो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। जो सुनकर हान फेंग चैंतियान से कहता चैंतियान देखो मैंने तुम्हें एक मौका दिया था कि तुम आओ और मेरे जूतों पे सर रखते हुए माफी मांगो तो मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है, अब तुम ये भी करोगे तभी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिस पर चैंतियान कह रहा होता बस ना ब्रो कितनी बात करेगा, देख मैं तेरी बातों से बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ, आजा थोड़ी फाइट करते हैं। जिसके बाद अब देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। हान फेंग जो होता है वो अपने भाले का इस्तेमाल कर रहा था, तो वहीं चैंतियान जो होता है अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रहा था। वो वहाँ पर लगातार कई सारे फटफट करते हुए स्लैश अटैक हान फेंग पे किए जा रहा होता है, जिस वजह से तो हान फेंग का भाला भी उसके हाथ से दूर फेंका चुका था। इस चीज को देखकर सारे लोग हैरान रहते हैं कि क्या बस एक ही अटैक के अंदर इस हान फेंग का तो वेपन भी इसके हाथ से दूर फेंका चुका है। क्या हमने यहाँ पर चैंतियान को अंडर एस्टिमेट किया? वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो सकता है, क्योंकि हम में से यहाँ पर किसी ने भी उसकी असल पावर तो देखी ही नहीं है। हान फेंग वहाँ पर चैंतियान को देखकर कह रहा था तुमने न जाने अभी यहाँ पर कौन से स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई बात नहीं, जब से मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा था लेकिन बहुत हो गया, अब मुझे अपनी रियल पावर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद हान फेंग जो होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल फॉर्मेशन बना लेता है। वो फॉर्मेशन उसका वेपन फॉर्मेशन था। उस फॉर्मेशन के अंदर से उसकी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन बाहर निकल कर आती है, जो अब सीधा चैंतियान के ऊपर अटैक करेगी। ईवियान चैंतियान से कह रही होती है चैंतियान जरा संभल के, ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। जिसके बाद हान फेंग जो होता है उसने उस वेपन वाला अटैक चैंतियान के ऊपर कर दिया था, लेकिन चैंतियान वहाँ से एक कदम भी नहीं हिलता। वो पूरा का पूरा अटैक अपने ऊपर ही झेल जाता है ताकि दिखा सके कि तेरा कोई भी अटैक मेरी बॉडी को असर तक नहीं कर सकता, क्योंकि अभी चैंतियान ने एक आर्मर वाली टेक्निक सीखी थी ना, जिस वजह से कोई भी अटैक उस पे होगा तो उसका असर उससे बहुत ज्यादा कम होने वाला है। इसी वजह से इतना भारी अटैक भी उसकी बॉडी को एक खरोच तक नहीं दे पाया था। चैंतियान कहता है क्या हुआ, बस हो गया क्या तुम्हारा? ऐसा लग रहा है कि तुम इस वेपन का इस्तेमाल करते हुए मेरी बॉडी में खुजली कर रहे हो, मुझे दर्द तो जरा सा भी नहीं हो रहा। हान फेंग का ये देखकर दिमाग बौखला चुका था कि नहीं ये नहीं हो सकता, आखिर इस चैंतियान के पास ऐसी क्या चीज है जो इसने मेरे फॉर्मेशन वाले वेपन के अटैक को इतनी आसानी के साथ पूरा झेल लिया है, इसने तो डिफेंस करने की कोशिश तक नहीं की। चैंतियान कह रहा होता है बस हो गया तो ठीक है, अब मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ
कुछ करके दिखाता हूँ। इसके बाद चैंतियान बस अपनी एक उंगली का इस्तेमाल करते हुए हान फेंग का जो फॉर्मेशन वाला वेपन था उसे 1 सेकंड के अंदर डिस्ट्रॉय कर देता है। वो वेपन तो चैंतियान का एक बाल तक बाका नहीं कर पाया था। इसके बाद चैंतियान अपनी पावर को वापस से एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और इस बार जैसे उसने अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाला था, चारों तरफ का बिल्कुल मौसम ही बदल जाता है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर आंधी तूफान आने वाला। जिसके बाद वो अपनी उतनी ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड को सीधा हान फेंग की तरफ फेंक देता है, जो स्वॉर्ड उसके बॉडी से आर पार होकर निकल जाती है, जिस वजह से वो वहीं पे मारा जाता है। चैंतियान कह रहा था, क्या यार, ये सेट का 8 नंबर का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर था, मुझे लगा मुझे थोड़ा मजा आएगा इसके साथ फाइट करने में, लेकिन भाग इसने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। जब 8 नंबर का इतना लूजर है तो फर्स्ट नंबर का भी तो इसी के आसपास का ही होगा, क्या ही घटिया सेट है ये। अब राउंड पूरा होने के बाद ईवियान और जुआन चैंतियान से कह रहे थे, चैंतियान तुमने तो कमाल ही कर दिया, ये चीज तुमने कहाँ से सीखी है यार, तुम्हारी कल्टीवेशन का तो कोई जवाब ही नहीं, तुम तो बहुत ज्यादा लाजवाब हो। चैंतियान कह रहा था, मैंने अकेले में ना कुछ दिन के लिए प्रैक्टिस की थी, इस वजह से मैं अपनी थोड़ी पावर को बढ़ा पाया हूँ और अब मुझे यहाँ से दूसरी जगह पर जाना है, कुछ मेरा फैमिली मैटर है उसे भी पूरा करना है, मैं वो पूरा करने के बाद जरूर तुम लोगों के पास वापस आ जाऊंगा। तब जुआन जो होता है वो चैंतियान को बताता है, तुम्हें पता है ना कि तुमने यान होंग की जान ली है, उसका बड़ा भाई अब भी तुम्हें ढूंढ रहा होगा, इससे तुम जहाँ पर भी जाओ ना तो थोड़ा सा केयरफुल रहना। मैं तुम्हें कहीं जाने से रोक नहीं रहा क्योंकि तुम वैसे भी इतने ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन बस तुम्हें थोड़ी सी चेतावनी दे रहा हूँ। एवियन तो काफी ज्यादा उदास हो गई होती है कि चैंतियान यहाँ से जा रहा है। चैंतियान कह रहा होता है, तुम लोग इतने ज्यादा उदास क्यों हो रहे हो, कुछ ही दिनों की बात है, मैं अपना सारा का सारा फैमिली मैटर सुलझाने के बाद वापस आ जाऊंगा तुम लोगों के पास, तब तक के तुम लोगों को अपना भी ख्याल रखना है, खाली मेरा ही ख्याल रखने के बारे में कहकर कोई नहीं होगा, तो चलो अब मुझे बाय बाय कह दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद चैंतियान वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जुआन जो होता है ईवियान की चुटकी लेते हुए कह रहा होता है, क्या तुम यहाँ पर चैंतियान को पसंद करने लगी हो, तभी तो उसके जाने से तुम इतनी ज्यादा उदास हो, लगता है उसकी हड्डियां तोड़ने का स्टाइल तुम्हें पसंद आ गया। जो सुनकर ईवियन कह रही होती है, बस बहुत हो गया, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। इसके बाद वो एक दूसरे का पीछा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम यान होंग के भाई को देखते हैं जिसका नाम ज़ैंग हाओ था। उसके पास उसके भाई की बॉडी आई होती है जिसे देखकर तो उसका दिमाग बौखला जाता है कि आखिर मेरे भाई की जान किसने ली, मुझे बस उसका नाम बताओ। वहाँ पर जो डिसाइपल मौजूद होते हैं ज़ैंग हाओ को बता रहे होते हैं, कुछ दिनों की पहले की बात है, सारे के सारे डिसाइपल डिमोनिक वुल्फ को मारने के लिए गए थे, लेकिन हम जब वहाँ पर पहुंचे ना तो हमें डिमोनिक वुल्फ भी मरा हुआ दिखा, साथ ही यहाँ पर यान होंग भी मरा हुआ था। दोनों को किसी एक ही बंदे ने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए मारा है। ज़ैंग हाओ ने मारते हुए कहता है, क्या तुम लोगों ने ये नहीं पता लगाया कि आखिर ये काम किसने किया है, किसी काम के तुम लोग नहीं हो, जाओ और हिवनली पवेलियन में पता लगाओ कि जिसने भी उस वुल्फ की स्पिरिट को एक्सचेंज करने के लिए हिवनली पवेलियन के अंदर गया है ना, वही इंसान होगा जिसने मेरे भाई की जान ली है। ज़ैंग हाओ ने दिमाग बहुत बढ़िया लगाया चैंतियान को पकड़ने का। ज़ैंग हाओ कहता है, बस एक बार वो बंदा मेरे हाथ लग जाए, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उसकी बॉडी को चीर फाड़ कर दूंगा, जिस तरह से उसने मेरे भाई की जान ली है, इससे भी बदतर मौत मैं उसे दूंगा, वो मेरे हाथों से कभी नहीं बचने वाला, चाहे वो दुनिया के किस भी कोने में जाकर क्यों न छुप जाए। उसे मारने के बाद मैं उसकी बॉडी को भी अपने भाई के बाजू में ही दफना दूंगा, ताकि मरने के बाद मेरे भाई को सुकून मिले। दूसरी तरफ हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ बंदे आपस में बातें कर रहे थे। उन्हीं लोगों में चैंतियान का एक कजन भी होता है जिसका नाम चैनयान था। उसके दोस्त लोग आपस में बातें करते हुए उससे पूछ रहे होते हैं, हमने सुना कि चैंतियान तुम्हारी फैमिली का जो यंग मास्टर था वो मारा जा चुका है। जिस पर वो भी कह रहा होता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ऐसे कमजोर लोगों के मर जाने से क्या ही फर्क पड़ता है, मर जाने दो उसे, फैमिली के अंदर तो किसी को टेंशन भी नहीं है, सभी तो और ज्यादा खुश है कि चलो एक मुसीबत तो कम हुई। अगर वो अभी नहीं मरता तो अभी थोड़े दिन बाद जो कंपटीशन होने वाला ना उसमें तो जरूर मर गया होता। तो ठीक है, अच्छी बात है कि वो पहले ही मर गया, कंपटीशन में हमारी फैमिली की बेइज्जती करवाते हुए तो नहीं मरता। वहीं से चैंतियान भी गुजर रहा होता है जो ये सारी बातें सुन लेता है। उस वजह से उसे पता चल चुका था कि अच्छा यहाँ पर मेरे बारे में ही बातें हो रही है। तब जैसे ही चैंतियान को देखता है वो उससे कहता है, चैंतियान तुम अभी तक ये जिंदा हो, तुम मरे नहीं क्या, मुझे तो लगा था कि तुम कब का मर चुके हो। जिस पर चैंतियान कह रहा था, क्या हुआ मेरे भाई, तुम्हें बड़ा अफसोस हो रहा है क्या मुझे जिंदा देखकर, तुम्हें खुशी महसूस नहीं हुई। जिस पर चैंतियान कह रहा होता है, ठीक है अगर तुम यहाँ पर जिंदा हो तो घर पे जाओ ना, यहाँ पर आकर हमारी बातें क्यों सुन रहे हो, यहाँ पर हम पावरफुल लोग आपस में बातें करे, तुम जैसे नल्लों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, जाओ घर पे जाओ। जो सुनकर तो चैंतियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सीधा उड़ते हुए चैंतियान के पास आता है, उसका गला दबा देता है और उससे कहता है, मैंने सुना कि तुम यहाँ पर मेरे बारे में काफी कुछ कह रहे थे, उसी को जरा कान लगा के मैं यहाँ पर सुनने के लिए आया हूँ। जिसके बाद वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। जो देखकर चैंतियान का तो दिमाग फिर चुका था। वो चैंतियान से कह रहा होता है, चैंतियान आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, तुझे पता भी है ना कि मैं तेरे से ज्यादा पावरफुल हूँ। चैंतियान कह रहा होता है, देख यहाँ पर तू मेरा कजन है इसलिए आज मैं तुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार जब भी तेरी नजर मुझ पे पड़े ना तो मुझे
चैंतियान से नहीं बल्कि यंग मास्टर कहकर बुलाना, वरना उसी टाइम तुझे मार दूंगा मैं। क्या मेरी बात तुझे समझ आई? समझ आई तो हाँ में जवाब दे। चैंतियान चैनयान के दोस्तों से भी कहता है कि तुम लोगों को भी समझ में आया ना, मेरा नाम कभी मेरे नाम से मत पुकारना, मुझे यंग मास्टर ही कहना। जिस पर वो सारे लोग डर के मारे वहाँ पर मान जाते हैं। लेकिन एक बंदे को ज्यादा ही चर्बी थी। वो चैंतियान से कहता है देख यहाँ पर मुझे ना गुस्सा मत दिला, तू जानता नहीं कि मेरा बाप कौन है, वो तुझे नहीं छोड़ेगा। जो सुनकर तो चैंतियान ने घसीट के थप्पड़ ऐसा मारता है उस बंदे को कि उसकी तो हालत खराब हो जाती है। वो उससे कहता है क्यों डर गया क्या, जा अपने बाप को भी बुला कर लेके आ, मैं तुझे और तेरे बाप को भी तेरे सामने थप्पड़ मार कर दिखाता हूँ। तब जाकर उस बंदे को समझ में आता कि अरे बाप रे, ये तो चैंतियान सामुराई रेल्म पे पहुंच चुका है, ये तो बिल्कुल लूजर था ना, मैंने लूजर समझ के इससे ऐसी बातें कर दी थी। चैंतियान उस बंदे की वहाँ पर हालत खराब कर देता है और सभी से कहता है क्या किसी और के अंदर भी हिम्मत है जो अपने बाप दादा को यहाँ पर बुलाकर मुझसे फाइट करवाना चाहता है तो आ जाओ यहाँ पर, मैं खड़ा हूँ। सभी लोग की फटकर चार हो चुकी थी। सारे लोग चैंतियान से एकदम ज्यादा डर गए होते हैं, इसलिए जहाँ से वह किन्नान गुजरता है ना, सभी उसके सामने झुककर उससे ग्रीट कर रहे होते हैं कि सीनियर हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। इसलिए चैंतियान वहाँ से दो बंदों को छोड़कर चला जाता है क्योंकि उसने उनकी बातें मान ली थी। चाहते वो फिर से सभी को एक बार रिमाइंड करते हुए जाता है कि याद है ना, आगे से मुझे चैंतियान नहीं सिर्फ यंग मास्टर कहना, वरना एक एक की जान ले लूंगा मैं। सच में चैंतियान के पास तो यहाँ पर जितनी पावर आई थी उतना ही ज्यादा उसके अंदर एटीट्यूड भी आ चुका था और ये एटीट्यूड उसके ऊपर पूरी तरह से सूट भी कर रहा होता है। कमाल का बंदा लग रहा था वो। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है कि शुरुआत में चैंतियान अपने सेक्ट में आ चुका था। उसे देखकर वहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी कह रहे थे अरे यंग मास्टर तो वापस आ गए, हमने तो सुना था कि यंग मास्टर मर चुके हैं, तो ये वापस कैसे आ गए। लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो चैंतियान से कुछ सवाल कर सके, इसलिए वो सारे लोग वहाँ पर चुप हो जाते हैं। जिसके बाद चैंतियान खुद में ये सोचते हुए आगे बढ़ रहा होता है कि मुझे नहीं पता मेरे फादर क्या कर रहे होंगे, लेकिन जब से मैं गया हूँ मेरे फादर को मेरे लिए बहुत ज्यादा टेंशन हुई होगी क्योंकि उन्होंने कई दिनों से मुझे देखा नहीं है। उसी के साथ साथ मेरी बहन भी बहुत ज्यादा परेशान हो रही होगी। तब जैसे ही चैंतियान वहाँ से आगे बढ़ता है उससे सामने उसके अंकल दिखाई देते हैं जिनका नाम चैन फेंग था। वो जैसे ही चैंतियान को देखते हैं उससे कह रहे थे चैंतियान तुम वापस आ गए, तुम सच में वापस आ गए हो ना, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान है, जब से तुम गए हो उन्होंने तो अपने कमरे से बाहर निकलना तक के बंद कर दिया, जाओ जल्दी से अपने फादर से मिल लो, वो तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। इसलिए चैंतियान अपने फादर के कमरे के पास आता है और वहाँ पर झुकते हुए कह रहा होता है फादर मैं वापस आ गया। चैंतियान की जैसे ही चैंतियान के फादर आवाज सुनते हैं वो भागते हुए उसके पास आते हैं और जल्दी से गले लगा लेते हैं उसे और उससे कहते हैं मेरे बच्चे तुम वापस आ गए, तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान था, अब मैं बहुत ज्यादा खुश हो चुका हूँ। चैंतियान कह रहा होता है मुझे माफ कर देना फादर, मैंने आपको इतना ज्यादा परेशान किया, मुझे आपको परेशान करने का कोई भी इरादा नहीं था। उसके फादर कहते हैं मेरे बच्चे तुम ही मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाया था, अगर मैं तुम्हें बचाने आ गया होता तो इतनी सारी मुसीबतों का तुम्हें सामना नहीं करना पड़ता। चैंतियान अपने फादर को बताता है कि जिस बंदे ने मुझे मारने की कोशिश की थी ना उसका नाम चैन वू है। आप तो जानते ही होंगे कि चैन वू हमारा रिलेटिव ही है, अब वो मेरे अंकल का बेटा है। जिसपे उसके फादर कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, बस तुम यहाँ पर वापस आ गए हो ना, मेरी सारी टेंशन खत्म हो चुकी है, जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की होगी मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। दूसरी तरफ चैन वू जैसे ही अपने फादर के पास आता है ना उसका फादर उससे कह रहा होता है आखिर तेरे से इतना छोटा सा टास्क नहीं हुआ, मैंने तुझे कहा था कि तुझे चैंतियान की जान लेनी है लेकिन तब भी वो जिंदा वापस कैसे आ गया। चैन वू कह रहा होता है फादर मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने अच्छे से कंफर्म किया था कि चैंतियान नीचे गिरा भी है या फिर नहीं, जब मुझे लग गया था कि वो गिर गया तभी मैं वापस आया था, पर न जाने कौन सा जादू हो गया कि वो जिंदा बच चुका है। उसका फादर कह रहा होता है अपना मुंह बंद कर ले, तुझे कोई काम ढंग से करना नहीं आता, तू किसी काम का नहीं है। तब थर्ड अंकल जो था वो चैनवू के फादर से कह रहा होता है अरे भाई शांत हो जाओ, ये वैसे भी चैनवू जो है किसी काम का नहीं है, तुमने इसे इतना बड़ा टास्क क्यों दे दिया था। साथ ही चैंतियान के वापस आने से हमें कुछ खास फर्क तो पड़ने नहीं वाला है क्योंकि वो तो वैसे भी एक लूजर ही है, वो ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या ही उखाड़ लेगा, हमारे पास अब भी टाइम है, हम चैंतियान के फादर को नीचे करते हुए चैन फैमिली की पूरी कंट्रोल को हासिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ चैंतियान अपनी फैमिली के ट्रेनिंग रूम में होता है, वहाँ पर बैठकर वो अपना कल्टीवेशन कर रहा था। साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि बस कुछ ही दिन बाकी है मार्शल आर्ट कंपटीशन को शुरू होने के लिए, मुझे उसके लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे जल्द से जल्द अपने वॉरियर रेल्म को ब्रेक थ्रू करना है। मेरे पास हाल फिलहाल तो सामुराई रेल्म की पावर है, उसके बाद मेरी पावर वॉरियर रेल्म में पहुंच जाएगी, तब मैं बड़ी आसानी के साथ कंपटीशन के अंदर जो भी मुझसे फाइट करने के लिए आएगा ना मैं उसके साथ फाइट करते हुए उसे
हरा भी पाऊंगा। इसीलिए वो पूरी मेहनत से वहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर रहा था। तभी चैंटियान को किसी की आवाज सुनाई देती है जो उससे कह रहा था, भले से तुम्हारे पास कितनी भी पावर क्यों ना आ जाए, जब तक तुम्हारे पास कोई मास्टर नहीं होगा तुम्हें सिखाने के लिए, तब तक तुम खुद को और ज्यादा पावरफुल नहीं बना पाओगे। चैंटियान हैरान था कि अरे ये कौन बोल रहा है, किसकी आवाज है ये। जिसके बाद वहाँ पर स्वॉर्ड एम्परर आता है जो कि अभी तक के जिंदा था। वो चैंटियान से कह रहा था, तुम्हारे पास टैलेंट तो ऐसा है कि हजारों साल में किसी के पास ना हो, लेकिन तुम्हारे पास एक मास्टर की कमी है। चैंटियान उसे देखकर कहता है, अरे तू अभी तक के जिंदा है, मैंने तो अपने हाथों से तुझे मार दिया था, फिर तू जिंदा कैसे बच गया। स्वॉर्ड एम्परर कह रहा होता है, तुम्हारी जो स्वॉर्ड थी जिसका इस्तेमाल करते हुए तुमने मुझ पे हमला किया था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसने मेरी फिजिकल बॉडी को तो डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन मेरी सोल तुम्हारी इमेजिनेशन से भी कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकती। इसलिए ये मेरी सोल है जो तुम्हारे पास अभी तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम्हारा और मेरा जो साथ था वो अभी तक के खत्म नहीं हुआ है, इसकी तो बस अभी शुरुआत ही है। अभी तो हमें साथ में बहुत ही लंबा टाइम और बिताना है। चैंटियान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये स्वॉर्ड एम्परर कहना क्या चाहता है। वो उससे कहता है, आखिर तुम क्या चाहते हो, मुझे साफ साफ बताओ। स्वॉर्ड एम्परर चैंटियान से कह रहा होता है, तुम्हारे दिमाग के अंदर ना बुक ऑफ हीवन गई थी ना, उसका इस्तेमाल करो तो तुम उसका इस्तेमाल करके मेरे ट्रू फॉर्म को वापस ला सकते हो। जो तरीका मेरे ट्रू फॉर्म को वापस लाने का है वो बुक ऑफ हीवन के अंदर भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब वो बुक तुम्हारे अंदर गई है तो तुम्हारी कल्टीवेशन पावर को जब उसके अंदर साथ मिलाया जाएगा तो तुम्हारे पास इतनी पावर आ जाएगी कि तुम मेरे रियल फॉर्म को वापस से रिकवर कर सकते हो। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा, उसके बदले तुम्हें मेरी मदद करनी है ताकि मैं अपने रियल फॉर्म को वापस पा सकूं। मेरे रियल फॉर्म को वापस लाने का काम तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद के लिए आया हूँ। जब से मैं सोल बन के तुम्हारे साथ घूम रहा हूँ ना, तब से मैंने देखा है कि करीब 10 लोगों ने तुम्हें कचड़ा कह ही दिया है। तुम्हें पावरफुल बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उम्मीद तो है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। ये मेरा तुमसे वादा है। तो बताओ कैसी लगी मेरी डील, क्या तुम मेरी डील को मानने के लिए तैयार हो। ये सुनकर चैंटियान काफी गहरी सोच में पड़ जाता है। वो कहता है, अभी मुझे हाल फिलहाल तो पावर की बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे स्वॉर्ड एम्परर की मदद लेनी होगी। जिस पर वो उससे कह देता है, ठीक है मैं तुम्हारी डील पर राजी हूँ। ये सुनकर स्वॉर्ड एम्परर कहता है, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने की शुरुआत अभी से कर देता हूँ। जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने चैंटियान के माइंड के अंदर एक स्पिरिचुअल टेक्निक को डालना शुरू कर दिया था। इस वजह से चैंटियान सीधा का सीधा अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है, जो जगह किसी हीवन से कम नहीं लग रही थी। वो जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। उसे देखकर तो चैंटियान भी हैरान रह चुका था। स्वॉर्ड एम्परर कह रहा होता है, जिस इंसान के पास बुक ऑफ हीवन की पावर होगी ना, वही बंदा अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जा सकता है, जैसे कि तुम। और तुम्हारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड इतना ज्यादा खूबसूरत उस बुक ऑफ हीवन की वजह से ही है। साथ ही साथ बुक ऑफ हीवन एक नहीं टोटल 9 है। अगर तुम 9 के 9 हेवनली बुक को ढूंढ कर उसे कलेक्ट कर सकते हो तो तुम्हारे पास इतनी पावर आ जाएगी कि तुम आराम से हीवन में भी जा पाओगे। वहां जाने के बाद भी तुम्हारे पास इतनी पावर रहेगी कि हीवन के बंदे भी तुमसे नहीं टकरा पाएंगे। जब तुम मरे थे ना, तब भी तुम पूरी तरह से उस टाइम मर गए होते, लेकिन इस बुक ऑफ हीवन की वजह से ही तुम्हारे अंदर एक दूसरे बंदे की पावर चली गई थी, और उसी की पावर और स्पिरिट की वजह से आज तुम जिंदा हो। लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे पास जो एक बुक ऑफ हीवन है उस वजह से तुम सिर्फ 10 साल के लिए ही जिंदा रहोगे। अगर तुमने इन 10 सालों के अंदर दूसरी बुक ऑफ हीवन को नहीं ढूंढा ना, तो 10 साल के बाद तुम मर जाओगे। इसलिए तुम्हें कैसे भी करके पूरे 9 के 9 बुक ऑफ हीवन को ढूंढना पड़ेगा अगर तुम हमेशा जिंदा रहना चाहते हो तो। इसके बाद स्वॉर्ड एम्परर चैंटियान से कहता है, देखो मैं यहाँ पर तुम्हें टेक्निक सिखा रहा हूँ, मैं बार बार नहीं सिखाऊंगा, जैसा मैं कर रहा हूँ ना मेरे स्टेप पे ध्यान दो और आगे से तुम्हें ऐसे ही करना है। वो कहता है, सबसे पहली टेक्निक जो होगी वो 13 स्लैश अटैक है। इसका इस्तेमाल करते हुए तुम एक बार में 13 स्लैश अटैक कर पाओगे, जिस वजह से तुम्हारे पास चाहे ह्यूमन हो या डीमन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो सब के सब मारे जाएंगे। चैंटियान उस टेक्निक को देखकर हैरान था कि ये टेक्निक तो मुझे हाई लेवल की लग रही है, क्या मैं इसे कल्टीवेट कर पाऊंगा। स्वॉर्ड एम्परर उससे कहता है, तुम इसे कल्टीवेट कर लोगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने पास जितनी भी तुम्हारी पावर है ना सबको एक साथ मिलाना पड़ेगा। अपनी सारी पावर को मिला दो, उसके बाद तुम आसानी के साथ 13 स्लैश अटैक को कल्टीवेट कर लोगे। साथ ही तुम्हारे पास जो आर्मर है वो भी कोई नॉर्मल आर्मर नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल आर्मर है। तुम्हारे पास कमाल की चीज लगी है, ये तुम्हें हर खतरनाक अटैक से बचाने की कोशिश करेगा। अब मैं वापस से सोने के लिए जा रहा हूँ, उम्मीद है कि तुम इस टाइम के अंदर उस टेक्निक को 13 स्लैश वाली पूरी तरह से कल्टीवेट करके मास्टर बनने की कोशिश करोगे। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे
मुझे मास्टर कह के बुला लेना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा तुम्हारी मदद करने के लिए। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद चैंतियान ने वहाँ पर 13 स्लैश अटैक टेक्निक को सीखना शुरू कर दिया था और कुछ ही देर की मेहनत के बाद वो उस टेक्निक को सीख भी जाता है। वो कहता है बहुत अच्छी बात है जो मेरे अंदर दो लोगों की स्पिरिट है, इनकी स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए मैंने आसानी के साथ 13 स्लैश अटैक को सीख लिया। अगर मेरे पास सिर्फ मेरी स्पिरिट होती तो मुझे इसे सीखने में ज्यादा टाइम लगता, लेकिन उसी टाइम के आधे टाइम के अंदर मैंने इस टेक्निक को सीख लिया है। साथ ही मेरे आर्मर ने भी अपना ब्रेक थ्रू करते हुए एक और लेवल को बढ़ा लिया है। अगर अभी मैं किसी बंदे से टकरा जाऊं ना तो वो मेरे सामने नहीं टिक पाएगा, जो बंदा मेरे से आसपास के लेवल का हो या थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल भी क्यों ना हो। दूसरी तरफ हम चैंतियान की बहन लाओजी को देखते हैं। वो चेनवू के पास आकर उसे मार रही होती है। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर उसकी जान ही ले लेगी। उसे पता चल चुका था कि यही है जिसने चैंतियान को मारने की कोशिश की थी। वहाँ खड़े जितने भी लोग होते ना वो सभी कह रहे थे आज तो लगता है कि लाओजी इस चेनवू को मार ही डालेगी, ये चेनवू आज जिंदा नहीं बचने वाला, क्योंकि वैसे भी इसने काम तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इसे चैंतियान को पहाड़ी से नहीं फेंकना चाहिए था। पर जैसे ही लाओजी चेनवू के ऊपर अटैक करके उसकी जान लेती तभी वहाँ पर एक दूसरी लड़की आकर लाओजी को वहाँ पर रोक लेती है कि कहीं वो सच में यहाँ पर चेनवू की जान ना ले ले। तब वहाँ पर चैंतियान आता है। उसे देखकर तो लाओजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि चैंतियान तुम वापस आ गए। चैंतियान को देखकर तो चेनवू कह रहा था तू वहाँ पर वापस आ गया, देख लेना मुझे वापस मौका मिला है तो फिर से मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लाओजी चेनवू के ऊपर दोबारा अटैक करने वाली होती है, लेकिन चैंतियान उसे रोककर वहाँ से ले जाता है क्योंकि कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों से। अभी चैंतियान जैसे ही आगे बढ़ा था चैनयान उसे देख लेता है। उसे याद आता है कि चैंतियान ने उससे कहा था कि जब भी वो उसे देखे तो यंग मास्टर कह के बुलाए, इसलिए वो यहाँ पर उसे यंग मास्टर कहना शुरू कर देता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।